हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। और जैना टेक्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में आपका जो जैनिज्म रिलेटेड जो टॉपिक है, यानी कि जैना टेक्स्ट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग सोर्सेज वाले चैप्टर में दे रखा है, ये कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी इस टॉपिक के अंदर कैनोनिकल जैना टेक्स्ट की। अब हम बात करेंगे नॉन कैनोनिकल जैना वर्क्स की। और नॉन कैनोनिकल वर्क्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बुद्धिज़्म टेक्स्ट का जब टॉपिक चल रहा था तब आपको बताया था कि कैनोनिकल या नॉन कैनोनिकल जो राइटिंग्स होती हैं, जर्नली आप लोगों को लगता है ऐसा कि वो बुद्धिज़्म के साथ ही एसोसिएटेड ये वर्ड्स होते हैं, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। ऐसा नहीं है दोस्तों। कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट लिटरेचर राइटिंग्स किसी भी धर्म के साथ एसोसिएटेड राइटिंग्स हो सकती हैं। कैनोनिकल वो होती हैं जो डायरेक्टली रिलीजन के साथ एसोसिएटेड होती हैं या किसी टॉपिक के साथ एसोसिएटेड होती हैं। नॉन कैनोनिकल ना किसी थर्ड पर्सन की कुछ कमेंट्रीज होती हैं या सेकंड पर्सन की कमेंट्रीज होती हैं जो कि अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं टेक्स्ट। ये जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर होता है, इसके अंदर दोस्तों याद रखना कि जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बात होती है। अब अदर एस्पेक्ट्स मतलब क्या? जैसे किसी एक ज़माने के, मान लो कि 6th सेंचुरी बीसी में गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीरा जी रहते थे। ठीक है। तो उस टाइम पर जो राजा थे, ठीक है, आसपास की जो इकोनॉमी थी, जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था थी, जो उस ज़माने का सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था, यानी कि सामाजिक व्यवस्था, और अल्टीमेटली इन सब के बीच में गौतम बुद्धा जी या वर्धमान महावीरा जी क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में रिलीजन के साथ एसोसिएटेड बातें होती हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ रिलीजन के साथ एसोसिएटेड हो रही है तो वो कैनोनिकल टेक्स्ट कहलाते हैं। लेकिन जब आप दूसरे एस्पेक्ट्स को भी ले लेते हो, अब दूसरे एस्पेक्ट्स मतलब मैं आपको 100 बातों की एक बात कर देता हूं मैं आपसे। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसी भी ज़माने का, किसी भी वक्त का, एरा का, जब ये एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं जिसको मैं आपको भी बता रहा था अदर एस्पेक्ट्स, तो वो होते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। तो ये वाली बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी, दोबारा मैंने यहाँ पर रिपीट कर दी है। तो नॉन कैनोनिकल जैना वर्क्स जो हैं वो आपको पार्टली, यानी कि थोड़े बहुत जो देखने को मिलते हैं प्राकृत डायलेक्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एक भाषा है, इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। ये जब जैना टेक्स्ट कंपाइल होना शुरू हुए थे उस ज़माने की ये भाषा है। ठीक है। आज भी प्रचलित है भारत के अलग अलग कोनों में। उसको हम कहते हैं महाराष्ट्री। ठीक है। और कुछ जो आपको नॉन कैनोनिकल जैना टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, कुछ प्राकृत के अंदर हैं। और आप जानते हो कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो प्रोमिनेंट भाषाएं जो थी वो थी पाली और प्राकृत। आगे चलकर जो हिंदुस्तान की धरती पर जो भाषा प्रचलित हुई वो कौन सी हुई? वो ही संस्कृत। तो कुछ लिखे गए प्राकृत डायलेक्ट्स के अंदर, कुछ नॉन कैनोनिकल जैना टेक्स्ट लिखे गए संस्कृत के अंदर, विच स्टार्टेड बीइंग यूज इन द अर्ली सेंचुरी सी। तो यानी कि ये जो ज़माना था वर्धमान महावीरा जी का, वो बीसीई का ज़माना था, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट। और एडी या फिर सी, जिसको आप कॉमन एरा बोलते हो या फिर एनो डोमिनी बोलते हो, उस ज़माने के अंदर फिर आगे चलकर प्राकृत और संस्कृत में भी लिखे गए। पर्टिकुलरली यहाँ पर बात वैसे संस्कृत की हो रही है। अब जो कमेंट्रीज थी ऑन द कैनोनिकल वर्क्स, अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे हम नॉन कैनोनिकल वर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कैनोनिकल वर्क्स के ऊपर कमेंट्रीज अगर हो रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली नॉन कैनोनिकल वर्क बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो होते हैं, जो लिटरेचर होता है, जो ये ग्रंथ होते हैं, वो रिलीजन के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स की भी बातें करते हैं। तो जब अदर एस्पेक्ट्स की बातें होती हैं तो हम उस ज़माने के रिलीजन के अलावा
बाकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को भी देखते हैं, तो वो कमेंट्रीज होती हैं किसी एक थर्ड पर्सन की। ओके, तो यहाँ पर जो फेमस कमेंट्रीज हैं कैनोनिकल वर्क के ऊपर, जिनको आप नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी कह सकते हो, तो कुछ वर्क आपको देखने को मिल जाते हैं महाराष्ट्री प्राकृत वर्क्स और कुछ संस्कृत के अंदर लिखी हुई किताबें। तो जो महाराष्ट्री प्राकृत की किताबें या जो ग्रंथ हैं, उनमें से फेमस ग्रंथ ऐसे कौन से हैं विच आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? एक का नाम है निरुक्ति, इसको निजुत्तीस भी कहते हैं, ठीक है, निरुक्ति या निजुत्तीस। दूसरे का नाम है भाष्यास और तीसरे का नाम है चूर्णीस। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई सिंगल बुक्स नहीं है। आप ये कहो कि निरुक्ति कोई किताब है, भाष्या कोई किताब है, चूर्णी कोई किताब है, नहीं, ये एक्चुअली एक वर्क की या किसी एक ग्रंथ की बेसिकली कैटेगरीज है, और इनके अंदर बड़ी सारी जो बुक्स हैं वो आती हैं। जैसे निरुक्ति कैटेगरी है तो इसके अंदर ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक ऐसे करके आती है। अब उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आप यहां पर एक लाइन देखो पहले, हिस्टोरियंस ने जितना इंटरेस्ट दिखाया बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, जैनिज्म की एक लिमिटेशन ये रही। यहां पर ये देखो, ये वाला पॉइंट, जैना टेक्स्ट जो हैं दे हैव नॉट बीन स्टडीड और यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय हिस्टोरियंस। जिस प्रकार से उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इतना रिस्पेक्टफुल तरीके से पढ़ा, डिकोड करा, इंटरप्रेट करा, अंडरस्टैंड करा, और वो इतना प्रचलित हुआ, लेकिन जैनिज्म लिटरेचर के अंदर, जैनिज्म टेक्स्ट के अंदर, जैना टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो कैनोनिकल वर्क्स हो चाहे नॉन कैनोनिकल वर्क्स हो, जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना दोस्तों आज इतिहास की विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म, वो बहुत लिमिटेड नॉलेज है हमारे पास। जैनिज्म एज अ रिलीजन, या एक, अगर हम उसको एक एरिया की तरह समझें जो कि इतिहास के पन्नों के साथ जुड़ी हुई है, इसमें बहुत कुछ बाकी है डीकोड करने को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इफ़ यू कंपेयर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म रिलीजन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और उसके कुछ रीजंस भी मैंने आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करी जाती थी। बुद्धिज्म के अंदर सब कुछ जो फॉलो हुआ है वो गौतम बुद्धा जी के कोर प्रिंसिपल पर फॉलो हुआ है, और उनका कोर प्रिंसिपल क्या था? मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। एक्सट्रीम का रास्ता मत अपनाओ, ना तो पूरी तरीके से एक ही तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, ना तो पूरी तरीके से जेड की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, बीच में चलो। जीवन का रास्ता है किसी भी चीज के लिए, बीच का रास्ता सही रहता है, गौतम बुद्ध जी का मानना था। यही बुद्धिज्म का कोर प्रिंसिपल बना, और इसी बैलेंस्ड प्रिंसिपल के साथ, एक प्रकार से बैलेंस हुआ ना, अगर आप एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहे हो, बीच में चल रहे हो, मध्य मार्ग में चल रहे हो, तो आप बैलेंस्ड हो अपने जीवन में, अपने हर चीज़ में। तो वो जो बैलेंसिंग एस्पेक्ट है, उसकी वजह से हिस्टोरियंस को जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसको डिकोड करने में बहुत मज़ा आने लगा, इसलिए वो डीप डिगिन करते चले गए। जैसे हमें तो सिर्फ गौतम बुद्ध जी के बारे में पता था, आगे चलकर हिस्टोरियंस ने तो हमें ये भी बताया, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, के उन्होंने कैसे जातक स्टोरीज के बारे में बताया, और जातक कथाओं की मान्यता ये है कि वो गौतम बुद्ध जी के प्रीवियस बर्थ हुआ करते थे, जिसके अंदर वो किसी न किसी जानवर रूप में पैदा हुए थे धरती पर, और उनसे हमें मॉरल मैसेजेस देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करें नॉन कैनोनिकल संस्कृत वर्क्स की, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती हैं? अर्ली मेडिवल की एक कैटेगरी है वर्क्स की, जिसको हम कहते हैं टीकास, दूसरी वृत्तीस, और तीसरे हैं अवचूर्णीज। जैसे महाराष्ट्री प्राकृत वर्क के अंदर चूर्णीज थे, संस्कृत वर्क्स के अंदर जो कैटेगराइजेशन आती है किताबों की, टेक्स्ट की, वो है अवचूर्णीज। ये सिर्फ नाम है, बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो जो जीनोलॉजिकल लिस्ट है इन द जैना पत्तावलीज एंड थेरावलीज, यानी कि एक कैटेगरी मान लो जैना टेक्स्ट की आप, जिसको जैना मंक्स और नन्स बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से पढ़ते हैं, आज तक समझते हुए आए हैं, जैना पत्तावलीज और जैना थेरावलीज। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स मिल जाती हैं जैना सेंट्स के बारे में। आपको अगर याद होगा, प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने यही बोलते हुए वाइंड अप करा था दोस्तों, कि जैनिज्म को पढ़ने का फ़ायदा तब है जब हमें सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता हो,
और मैंने आपको ये बताया था कि पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। 24th तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीरा जी। तो ये फर्स्ट और ये 24th, इनसे पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए, इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो हमने एक बात ये करी थी कि प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हिस्टोरियंस को पता लगाना है, हमें पता लगाना है, तो हमें ऋषभ देव जी से पहले की कहानी जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड और वर्धमान महावीरा जी तक, और उसके बाद जो जैनिज्म प्रचलित हुआ भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों में, ये हमें प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें क्रोनोलॉजी समझ में आएगी जैनिज्म की। अब यहाँ पर राइटर आपको ये बता रहे हैं, तो आज के लेक्चर में आप इतनी बात सीख जाओ कि 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जैना टेक्स्ट की जिनको कहा जाता है पत्तावलीज एंड थेरावलीज। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं टेक्स्ट की, ग्रंथों की, या जैना लिटरेचर आप इनको कह सकते हो, यहाँ पर आपको हद से ज़्यादा प्रिसाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है देखने को मिल जाता है, क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं जैना सेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर जैना सेंट्स ना और भी संतों को कहा गया है, आप ऐसा मत समझना ये सिर्फ हम लोग 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर फिर वही आ जाती है, प्रीवियस लेक्चर में हमें ऐसा बोलने की नीड ही क्या पड़ती, मतलब क्यों लिखा था उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर के हिस्टोरियंस को उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। और आप कहोगे सर ये वाली बात पहले ही बता देते कि 2 किताबें हैं ऐसी जहाँ पर प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है। लेकिन वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो लिख रखा है ना, उसमें बहुत बार कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं जो कि हिस्टोरियंस के पल्ले नहीं पड़ पाती हैं। मतलब कोई बात जो है टाइमलाइन में आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, एक बात सामने आई, अब इस बात का लिंक जो है वो इस एरा से होने लगा जो कि यहाँ पर कोई बात करी गई थी। तो जब बात यहाँ पर निकल चुकी है, मान लो ये 6th ईयर है और ये 60th ईयर है, 60th ईयर की बातें 6th ईयर में हो रही हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये आगे की टाइमलाइन में पुरानी बातें क्यों हो रही है। और यहाँ पर जो है मान लो कि यहाँ पर कोई 4th ईयर है, अब यहाँ पर 13th ईयर के बारे में बात होने लगी, तो ये आगे की बात क्यों कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इनके ऊपर रिलाई करा जाए कि ना करा जाए, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको राइटर। ठीक है, अब देखो जैनिज्म के अंतर्गत कुछ पवित्र किताबें हैं जिसको जैना मंक्स और नन्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो किताबें जो हैं वो 24 तीर्थंकरों के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था बुद्धिज्म वाले लेक्चर के अंदर कि जब भी किसी महान आत्मा, किसी महान व्यक्ति के ऊपर जो किताब लिखी जाती है, उनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी जाती है, जो कोई और लिखता है, उनके ऊपर कमेंट्री होती है वो, तो उसको हम नॉर्मल बायोग्राफी ना कह के एक स्पेशल नाम से डिनोट करते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं हेगियोग्राफी। तो जैनिज्म के अंतर्गत हेगियोग्राफी किसको कहा जाता है? जैन पुराण को। जैसे आपने हिंदुज्म के अंदर पढ़ा था ना मेरे साथ, अलग अलग पुराणें होती हैं हिंदुज्म के अंदर, गरुण पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ऐसी जैन पुराण की किताबें भी होती हैं। और जो श्वेतंबर सेक्ट होते हैं, जैसे दिगंबर और श्वेतंबर होते हैं, और श्वेतंबर कौन होते हैं? वाइट क्लैन वाले, ठीक है, जो कि अपने ऊपर कपड़े धारण करते हैं। तो जो श्वेतंबर्स हैं वो जैन पुराणों को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, चरितास, या फिर आप इनको जैन चरितास कह सकते हो। तो इसके अंदर दे क्या रखा है इन पुराणों के अंदर, इन चरितास के अंदर? ये जैन सेंट्स की हेगियोग्राफीज है। और यहाँ पर कौन से जैन सेंट्स की बात हो रही है? 24 तीर्थंकरों की बात हो रही है, जिनको यहाँ पर फोर्ड मेकर कहा जाता है, यानी कि एक रिस्पेक्ट दी जाती है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर नॉन कैनोनिकल वर्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि नॉन कैनोनिकल वर्क्स में धर्म गुरु, धर्म के अलावा भी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था वाली और राजनीतिक बातें भी होती हैं। तो 24 तीर्थंकर्स के बारे में तो गिवन है ही यहाँ पर जैन पुराण के अंदर, लेकिन इसके अंदर अदर मटेरियल भी दे रखा है, यानी कि अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात कर रखी है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जैन पुराण की किताबों को, ग्रंथों को, जिसको चरितास भी बोला जाता है, क्या हम इसे कैनोनिकल टेक्स्ट कह सकते हैं? जैनिज्म के अंदर इसको आप कैनोनिकल टेक्स्ट नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पर अदर मटेरियल्स के बारे में भी, अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी चीज़ें गिवन है। अब जो देखो जैनिज्म के अंदर जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, जो इनके फर्स्ट धर्म गुरु थे, जिनको बोला जाता है ऋषभनाथ, ठीक है, तो उनके ऊपर एक पूरी की पूरी एक ग्रंथ लिखी गई है, एक ग्रंथ लिखा गया है, एक लिटरेचर है, एक टेक्स्ट है, जिसको बोला जाता है आदि पुराण। 9th सेंचुरी के अंतर्गत ये लिखा गया था, और ये हमें बताता है लाइफ स्टोरी ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म,
ऋषभनाथ भी इनको कहते हैं, जिनको एक और नाम से बुलाया जाता है फेमसली आदिनाथ। ठीक है। 8वीं सेंचुरी की एक किताब है जिसका नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के अंदर हमें जब भी आप पढ़ते हो महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में, कौरव, पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम और कुछ दूसरे कैरेक्टर्स, तो महाभारत को अगर आपको जैनिज्म की नज़रों से देखना है तो उसके लिए ये किताब है हरिवंश पुराण। आपको याद होगा जब हिंदुज़म और ये सारे हिंदुज़म का जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था इस चैप्टर के अंदर, जब हम बात कर रहे थे महाभारत की, रामायण की, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि रामायण और महाभारत को देखने के अलग अलग नज़रिए रह चुके हैं इतिहास में। मध्यकालीन भारत में मुग़लों ने, स्पेशली अकबर ने ऑर्डर दिया था कि जो महाभारत है, रामायण है, उसको कंपाइल करा जाए, उसको पर्शियन और उर्दू में लिखा जाए। और सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज़्म के अंदर भी स्टोरीज नरेट करी गई हैं महाभारत की, रामायण की। तो सिमिलरली जो जैना वर्जन है जिसके अंदर आपको महाभारत की स्टोरीज और कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो वो 8वीं सेंचुरी की एक बुक है जिसका नाम है हरिवंश पुराण। तो ये वाली बात आप याद रखना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हमने रामायण और महाभारत का लेक्चर बनाया था। ठीक है। फिर 9th सेंचुरी के अंदर एक वर्क है जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप तोड़कर पढ़ो, त्रिशाश तिलक्षणा। ठीक है। त्रिशाश तिलक्षणा महापुराण। ये वर्क दो लोगों का माना गया है, जिनासेन और गुणभद्रा जी ने लिखा था इसको। 9th सेंचुरी के अंदर ये लिखा गया था। इसके अंदर आपको लाइव स्टोरीज देखने को मिलती हैं बहुत सारे जैना संतों की, यानी कि तीर्थंकरों की। उस ज़माने के अंदर अलग अलग जब तीर्थंकर जब पैदा हुए थे और वो लोगों को मॉरल मैसेज वगैरह दे रहे थे, तो कौन कौन से राजा भारत की धरती पर रूल कर रहे थे, और कुछ हीरोइक स्टोरीज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब क्योंकि धर्म से हटकर अगर अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात होने लगे, तो अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो उन वर्क्स को हम लोग कहते हैं नॉन कैनोनिकल वर्क्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, जो हम त्रिताशी लक्षणा महापुराण के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको जैनासेन और गुणभद्रा ने लिखा, इसके अंदर आपको कुछ और सब टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी डिटेल्ड है, क्योंकि देखो ये पुराण नहीं है। ठीक है। ये जो त्रिताशी त्रिलक्षणा है, ये एक महापुराण है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा और एग्जॉस्टिव ग्रंथ है ये। तो यहाँ पर आपको कुछ और भी टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे लाइफ साइकिल रिचुअल्स, जैसे पैदा होने के टाइम पर क्या क्या नियम कानून निभाने चाहिए, किसी के मरने के बाद क्या, आफ्टर लाइफ जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, कैसे मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब चीज़ें। ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन की बात करी गई है यहाँ पर। और हम लोग देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, हम लोग क्या करते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर ना, हमने पूरा का पूरा ड्रीम्स एनालिसिस या ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने का जो क्रेडिट दिया ना, वो एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट को दिया था, जिसको हम जानते हैं डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के नाम से। ठीक है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के नाम से। लेकिन आप इस बात पर आर्ग्यू कर सकते हो कि ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन का काम भारत के इतिहास में, वो भी प्राचीन भारत के इतिहास में, बहुत साल पहले करा जा चुका है, जब सिगमंड फ्रॉइड के दादा क्या, परदादा क्या, परदादा के परदादा भी पैदा नहीं हुए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात गिवन है, त्रिताशी लक्षणा महापुराण के अंदर ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन, ड्रीम्स के एनालिसिस। टाउन प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। एक योद्धा के कर्तव्य, उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, और एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसको अपनी प्रजा को, अपने किंगडम को किस प्रकार से रूल करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें करी गई हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, और जैना संतों के बारे में तो करी ही गई है। ठीक है। अब 12वीं सेंचुरी के अंदर एक जो नॉन कैनोनिकल वर्क आता है, जिसको लिखा गया था हेमचंद्र के द्वारा, और उस वर्क का नाम था परिशिष्ट परवान।
परिशिष्ट परवाण हेमचंद्र के द्वारा जो वर्क लिखा गया वो 12वीं शताब्दी में लिखा गया, और यहाँ पर हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है अर्लीस्ट जैना टीचर्स की, अर्लीस्ट तीर्थंकार्स की, और डिटेल्स में यहाँ पर हमें जो भी तीर्थंकार जिस जिस ज़माने में उन्होंने जन्म लिया उस ज़माने की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो वो राजनीतिक हिस्ट्री भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके बाद 12th सेंचुरी ऑनवर्ड से क्या हुआ, बड़े सारे जो प्रबंध हैं वो लिखे गए विद रिस्पेक्ट टू या फिर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जैनिज्म। अब ये प्रबंध क्या है, ये सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट से। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये सेमी का मतलब क्या है, कंप्लीट हिस्टोरिकल डिटेल्स नहीं, थोड़ी थोड़ी हिस्टोरिकल डिटेल्स जो हैं जब आपको किसी टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है तो उसको हम सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट्स कहते हैं। तो जैनिज्म के अंदर इन सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट्स को जो कि 12वीं शताब्दी से कंपाइल करना शुरू करे गए, इनको एक नाम दिया गया प्रबंध का, ठीक है। और ये जनरली जो है गुजरात के साथ एसोसिएटेड थे, यानी कि ऐसा नहीं सोचना कि गुजरात के अंदर जो जैना सेंट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये लिखना शुरू करे गए, कंपाइल करना शुरू करे गए गुजरात की भूमि से, गुजरात की धरती से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगेन जैना सेंट्स के बारे में, जैना संतों के बारे में, तीर्थंकार्स के बारे में देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, और कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो रहे हैं इतिहास के अंदर भारत की धरती के साथ एसोसिएटेड उनके बारे में जानने को मिलता है। जो जैना टेक्स्ट हैं इनके अंदर हमें जो हाइम टेक्स्ट हैं जिनको आप गीत की फॉर्म में, एक ध्वनि की फॉर्म में गा सकते हो, सॉन्ग की फॉर्म में, वैसे भी देखने को मिलता है, और कुछ लिरिकल पोइट्रीज भी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि प्रेज करती हैं, गुणगान करती हैं जैना तीर्थंकार्स की, 24 तीर्थंकारों की, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा वास्ट जैना लिटरेचर का जो कॉर्पस हमारे सामने है, ठीक है, जो इतनी सारी लिटरेचर हैं जिसको कथा कहा गया है, वो आपको अलग अलग भाषाओं के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर पढ़ा, प्राकृत के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्री प्राकृत के अंदर, संस्कृत के अंदर। तो दोबारा वही बात राइटर हमसे कह रहे हैं कि ये जो वास्ट जैना डायडेक्टिक स्टोरीज हैं, जो कथाएं हैं जो कि जैना लिटरेचर्स की फॉर्म में कंपाइल करी गई हैं, ये आपको संस्कृत भाषा के अंदर, प्राकृत भाषा के अंदर और अपभ्रंश के अंदर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जो हैं हिस्टोरियंस जो हैं आपको ये बताते हैं, मतलब हिस्टोरियंस ने इंटरप्रेट करके हमें ये बता रखा है कि उस ज़माने की ज़िंदगी, लोगों की एवरीडे लाइफ कैसी हुआ करती थी, ठीक है। जैना टेक्स्ट जो हैं इसके अलावा आगे चलकर दक्षिण भारत के अंदर लिखे गए और कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर वो लिखे गए, ठीक है। और जैना टेक्स्टों के अंदर हमें इंफॉर्मेशन जो है, जैसे अभी तक इंडिविजुअल टेक्स्ट के बारे में बात हो रही थी ना, तो राइटर यहाँ पर आपको एक कंपाइलेशन टाइप ऑफ बता रहे हैं कि जो भी जैना टेक्स्ट है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जैनिज्म की हिस्ट्री और जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स, और इन डॉक्ट्रिन्स को अलग अलग तीर्थंकारों ने अलग अलग ज़माने के अंदर दिया। 24 तीर्थंकारों ने। राइवल स्कूल की डॉक्ट्रिन्स क्या, अब राइवल स्कूल मतलब क्या, दिगंबर्स और श्वेतंबर। लाइफ स्टोरीज जो हैं जैना संतों की, वो मंक्स और नन्स की जिंदगी किस प्रकार से हुआ करती थी जैना संघ के अंदर। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो जैसे बौद्धिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर हमने बात करी थी मोनेस्ट्रीज की। तो जब कोई भी मंक या नन जैना मोनेस्ट्री के अंदर शामिल होते थे तो ऋषभ देव से लेकर वर्धमान महावीरा जी तक अलग अलग तीर्थंकारों ने उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर निर्धारित कर रखे थे, वो हमें पता लगता है यहाँ से। और ये जो जैना टेक्स्ट हैं इसको ऐसा बता रहे हैं हमें राइटर कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरे एस्पेक्ट्स को भी जानने के लिए जो कि उस ज़माने की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात करते थे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया, जैना टेक्स्टों को हिस्टोरियंस ने इतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं कर रखा जितना उन्होंने रिस्पेक्ट दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। एंड मच मोर वर्क नीड्स टू बी डन ऑन एंशिएंट जैना मैन्यूस्क्रिप्ट्स और एंशिएंट जैना टेक्स्ट। इसको पढ़ने के लिए अभी भी
हिस्टोरियंस को डिकोड करना, पढ़ना इसको बाकी है। बहुत सारे अनकहे राज जो हैं वो इसके अंदर छुपे हुए हैं, ऐसा राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया जेनेटेक्स से एसोसिएटेड। समझ में आया आपको ये सब कुछ? अंजलि, ईशा, मयूर, कोई डाउट? ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात और, काफ़ी सारे लोग ना मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये पीपीटीज के थ्रू ना क्या होता है कि जब हम बुक लेकर बैठते हैं तो हमें बुक में थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। तो आप एक बारी ये कोशिश करो कि आप जो ओल्ड मॉडल है उस पर शिफ्ट हो जाओ, डायरेक्टली बुक की फ़ोटो खींचकर वो पढ़ा दो। अब दोस्तों उसके बड़े सारे रीजंस थे मेरा यहाँ पर ही शिफ्ट होने का। मुझे लास्ट वीक बहुत सारे कमेंट्स आए अलग अलग वीडियोस पे। बहुत सारे लोगों ने आप में से मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज लिखा, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा, मेरे पास ईमेल भी बहुत सारे आए। तो मैं तो ये चाह रहा था कि जैसे पीपीटीज का मॉडल होता है तो ये क्लियर होता है, थोड़ा सा आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालने में भी जो है हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप में से मेजॉरिटी लोग ये चाहते हो कि मैं प्रॉपर, जैसे मैं उपेंद्र सिंह की बुक या फिर जो भी बुक्स में पढ़ाता था उसी की फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाना वहीं से स्टार्ट करूँ लाइन टू लाइन, अगर आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो एक बारी मुझे कमेंट करके बता दो इस वीडियो के नीचे कि फाइनली आप क्या चाहते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी आपको पढ़ाने के अंदर, मैं चाहे पीपीटीज में पढ़ाऊँ या फिर बुक्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके पढ़ाऊँ, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, क्योंकि दो साइड के ओपिनियन दोनों तरफ से आ रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि यही वर्जन कंटिन्यू रहे, कुछ लोग चाहते हैं, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि ओल्ड मॉडल जो है कंटिन्यू रहे, कि हम हर सब्जेक्ट को अपने चैनल पर वैसे ही कवर करें कि फ़ोटोज़ डायरेक्टली बुक से लेकर आएँ और वहीं पर हम उसको कवर करें जल्दी जल्दी। तो आप एक बार इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, अपनी राय, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं जिस मोड में आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बनाए जा रहे हैं ना कि मेरे खुद के पर्सनल फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ज़रूर एक बारी ये चीज़ मुझे बताना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।